हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आरएस ओनली। सो आज जो है हम हमारा पार्लियामेंट का जो पोर्शन हमने कल कवर किया था उसके आगे से टुडे वी विल बी कवरिंग एंड कंप्लीटिंग आवर एंटायर टॉपिक ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, कल की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था, दैट व्हाट कंसिस्ट ऑफ अ पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन आते हैं, आपकी लोकसभा आती है, राज्यसभा आती है एंड द टॉप प्रेसिडेंट आते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके टॉप पे प्रेसिडेंट है, देन देयर इज लोकसभा एंड देन देयर इज राज्यसभा। ठीक, so these three components they made what they made your parliament। एंड उसके क्या प्रोविजंस थे, क्या चीजें थी उसके अंदर, वो सब हमने कल डिस्कस किया था। दैट लोकसभा इज व्हाट द लोअर हाउस, ओके, एंड इट इज व्हाट द हाउस ऑफ पीपल, वेयर एज राज्यसभा इज द अपर हाउस एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शंस के द्वारा लोग जाते हैं, हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा होते हैं उनको हम डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, वेयर एज द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा दे आर व्हाट दे आर इनडायरेक्टली elected, okay, indirectly elected by the members of state legislative assemblies। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने मोटा माटी डिस्कस की थी। एंड द प्रेसिडेंट ही इज नीदर पार्ट ऑफ लोकसभा नॉर ही इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। he is what he is, but still he has what he has a major role in making any bill and act। why? because bill act जब भी बनेगा जब प्रेसिडेंट उसको अपना एसेंट देंगे, दैट इज व्हाई प्रेसिडेंट इज कंसिडर्ड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, इतना आप लोगों को सबको समझ में आया हुआ है, इतना हमने डिस्कस किया था, उससे रिलेटेड हमने पीवाईक्यूज देखे थे, उससे रिलेटेड हमने कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखे थे। सो टुडे इन दिस पर्टिकुलर सेशन वी विल बी डिस्कसिंग द सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, क्या पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होते हैं, क्या प्रोसीजर्स होते हैं, all of these things we will be discussing today, and at the end of the video we will be seeing certain PYQs, also we will be seeing certain expected questions। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग राजस्थान पॉलिटी भी पूरी कवर करने वाले हैं। we will be moving step by step from Indian polity, we will be covering all the topics, the important topics which are important for your prelim specific thing, and then we will eventually move towards your what Rajasthan polity। ठीक है, राजस्थान पॉलिटी के अंदर भी जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हम लोग वो सब चीजें कवर करने वाले हैं। वी विल मूव स्टेप बाय स्टेप टुवर्ड्स राजस्थान पॉलिटी एज वेल। ठीक है, तो ये हो गई हमारी दो बातें। नाउ द थर्ड थिंग विच आई वांटेड टू टेल यू पीपल इज दैट इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द पीडीएफ नहीं मिल रहा है लेक्चर का, लेक्चर के नोट्स नहीं मिल पा रहे हैं हम लोगों को, तो आपको क्या करना है, सिंपली आरएस ओनली का ऐप डाउनलोड करना है। ठीक है, प्ले स्टोर पे चले जाओ, एप्पल स्टोर पे चले जाओ, दोनों पे आपको मिल जाएगा। आरएस ओनली का ऐप डाउनलोड करो, वहां पर फ्री क्लासेस के सेक्शन के अंदर आपको एक तो सारी क्लासेस मिल जाएंगी, सेकेंडली आपको क्या मिल जाएगा, आपको वहां पर हर क्लास के नीचे उसका पीडीएफ मिल जाएगा, प्लस एडिशनली आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे क्विज के नाम से। ठीक है, सो आप टॉपिक तो पढ़ रहे हो, टॉपिक तो रिवाइज हो ही रहा है, साथ साथ में क्या रिवाइज हो रहा है, आपका डबल रिवीजन हो रहा है, टेस्ट भी आप हाथों हाथ दे रहे हो उसको क्विज के फॉर्म में। उसके अलावा ऐप के अंदर आपको और भी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, करंट अफेयर्स रिलेटेड आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी वहां पर, आरपीएससी आरएएस का गाइडेंस किस तरीके से होगा और सब बहुत सारी चीजें हैं उस ऐप के अंदर। इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू पीपल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। सो यू जस्ट नीड टू गो एंड डाउनलोड दिस पर्टिकुलर ऐप फॉर योर ओन कन्वीनियंस। ठीक है, ये हो गई हमारी दो बातें। अब हम आ जाते हैं हमारे आज के टॉपिक के ऊपर। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, आज का हमारा टॉपिक रहेगा आज पार्लियामेंट का पार्ट 2, जिसमें हम आज सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं द सेशंस एंड पार्लियामेंट्री डिवाइसेस, दैट व्हाट आर द हाउ कौन कौन से सेशंस होते हैं पार्लियामेंट में एंड व्हाट आर द पार्लियामेंट्री डिवाइसेस। ठीक है, सबसे पहले देखो किस तरीके से पार्लियामेंट काम करेगी। सबसे पहले पार्लियामेंट को बुलाना तो पड़ेगा ना, किसी ना किसी को तो उसको समन करना पड़ेगा, यस और नो। और हमने क्या देखा था, दैट एज पर आर्टिकल 85 द president he summons the houses, okay, and the maximum gap between two sessions cannot exceed 6 months। मतलब पार्लियामेंट के जो दो सेशंस होते हैं, ठीक है, उसके अंदर 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। इट इज व्हाट इट इज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज पर आर्टिकल 85 दैट the two sessions of the parliament shall not exceed the time period of what the time period of 6 months। ठीक, इतनी बात समझ में आई। then after that, after the parliament, after the house is what after the parliament is summoned,
then what happens is, at the commencement of the first session each year, the president addresses both houses of parliament assembled together. हमने कल एक क्वेश्चन देखा था जॉइंट सिटिंग जॉइंट सेशन वाला, राइट? उसमें आर्टिकल 87 क्या बोलता है? दैट द प्रेसिडेंट एड्रेसेस बोथ द हाउसेस assembled together. Okay, so again we are revising. Yes or no? आपके पीवाईक्यू में ऑलरेडी हमने ये देख लिया था वैसे तो. देन आपके यहाँ पर क्या होता है? क्वेश्चन आवर होता है. ठीक है, द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी सिटिंग फॉर स्टार्ड, अनस्टार्ड और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस. मतलब पहला जो घंटा होता है, द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी वर्ड ऑफ एवरी सिटिंग फॉर आपके स्टार्ड क्वेश्चंस जो ओरली पूछे जाते हैं, अनस्टार्ड क्वेश्चंस जो रिटन होते हैं, या फिर शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा अर्जेंट इंपॉर्टेंस के होते हैं. ठीक है, तो ये क्वेश्चंस के लिए जो फर्स्ट आवर होता है, दैट इज नेम्ड एज व्हाट? दैट इज नेम्ड एज अ क्वेश्चन आवर इन द व्हाट? इन द पार्लियामेंट. देन comes your zero hour. It is what? It is an Indian innovation. Okay, this is what? This is our own innovation. Since when? Since 1962. अगर कोई पूछे that zero, the concept of zero hour has been adopted since the first parliament formation. No, ये Indian innovation कब आया था? It has been adopted since 1962. Okay, कब से है ये? Since 1962 है ये. ठीक है, not mentioned in the rules of procedure, and it allow what? Allow the members to raise matters without prior notice. जो ये zero hour होता है ना, it allows the members to raise matters without prior notice. मतलब जैसे हमने देखा था ना अभी short notice question, यहाँ पर prior notice दिया जाता है, but कुछ ऐसे matters हो जाते हैं जो national importance के होते हैं, बहुत emergency वाले, urgency वाले topics होते हैं, तो उनको इस zero hour के अंदर raise किया जा सकता है बिना किसी नोटिस के. ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? देन अब एक रूल आता है हमारे किसमें? हमारा जो रूल ऑफ प्रोसीजर है. ठीक है, जो हमारा रूल्स ऑफ प्रोसीजर है उसके अंदर एक रूल आता है, रूल नंबर 377. ठीक है, अब ये क्या बोलता है? दैट इट अलाउज द मेंबर्स टू रेज मैटर्स दैट आर नॉट पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर. ठीक है, मतलब अभी जो हमने ये चीज पढ़ी जीरो आवर वाली, ठीक है, जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर में नहीं लिखी हुई है वो मैटर्स भी रेज कर सकते हैं इफ दैट इज व्हाट? इफ दैट इज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, इफ दैट इज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, if that is something which needs to be catered urgently. Okay, so that particular points they can be raised, that matters can be raised even if they are not in the point of order. ठीक है, जो पार्लियामेंट का पॉइंट ऑफ ऑर्डर होता है कि भाई इस हिसाब से पार्लियामेंट चलेगी, उसके अगर अगेंस्ट भी है, उसके अंदर अगर मेंशन नहीं भी है, तो भी हम उसको क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे. ठीक है, बट देयर इज अ लिमिट, देयर इज अ कैप ऑफ व्हाट? कैप ऑफ 20 मैटर्स पर डे. ठीक है, कैप कितने का है? 20 मैटर्स पर डे. 20 से ज्यादा मैटर्स इस रूल के तहत आप रेज नहीं कर सकते हो एक दिन के अंदर. ओके, इट इज सेइंग व्हाट? 20 मैटर्स पर डे. ऑलराइट, आगे चलते हैं हम. नाउ किस तरीके का लेजिस्लेटिव प्रोसीजर होता है? सबसे पहले समझ लो 3 तरीके के बिल्स होते हैं. सबसे पहला होता है आपका क्या? ऑर्डिनरी बिल. आर्टिकल 107 के अंदर आता है आपका ऑर्डिनरी बिल. दोनों में से किसी भी हाउस के अंदर इंट्रोड्यूस हो सकता है. सबसे पहली चीज तो ये जान लो, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ईदर लोकसभा और इन द राज्यसभा. ठीक है, और अगर कोई डेडलॉक लगता है, ठीक है, अगर कोई डेडलॉक लगता है लोकसभा और राज्यसभा के बीच में, सो द प्रेसिडेंट ही कैन समन अ व्हाट? ही कैन समन अ जॉइंट सिटिंग एज पर आर्टिकल 108. ठीक है, और जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड कौन करेगा? इट विल बी प्रिसाइडेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा. ठीक है, ऑर्डिनरी बिल समझ में आया? किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है. ठीक है, इंट्रोड्यूस होने के बाद पास होके दूसरे हाउस में जाएगा, उससे पास होके प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट से एसेंट लेके और वो बिल क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा. अगर किसी भी स्टेज पे रुकता है, डेडलॉक लग जाता है, तो प्रेसिडेंट कैन समन अ जॉइंट सिटिंग. जॉइंट सिटिंग को कौन प्रिसाइड करेगा? इट विल बी प्रिसाइडेड बाय योर होम, बाय योर स्पीकर ऑफ द लोकसभा. ठीक, now we come to the money bills. Money bills article 110. ठीक है, money bills क्या होते हैं? Money bills are the bills those who concern financial matters. ठीक है, the finances of the country. Okay, so those bills are what? Those bills are what? अब money bills, finances in a way कि they are very crucial for the nation. Okay, they are very crucial for the nation
और इन बिल्स को हम लाइटली नहीं ले सकते, एंड दीज आर लाइक वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिल्स, ओके। तो उनके लिए क्या प्रोविजंस है, इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा एंड ओनली ऑन द प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन जरूरी है, और ओनली कौन से हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, ओनली इन द लोकसभा, ठीक है। द राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट और अमेंड इट, इट मस्ट रिटर्न द बिल विद इन 14 डेज। मतलब राज्यसभा के पास में कोई रियल पावर्स नहीं होती है इन केस ऑफ मनी बिल्स। जैसे ही लोकसभा ने वो मनी बिल पास करके राज्यसभा के पास भेजा है, जिसके ऊपर किसका सर्टिफिकेट है, स्पीकर का सर्टिफिकेट है दैट दिस इज अ मनी बिल, उसके ऊपर राज्यसभा ना तो कोई उसमें अमेंडमेंट बता सकती है, ठीक है, ना उसको रिजेक्ट कर सकती है। राज्यसभा हैज टू पास इट विद इन व्हाट, विद इन 14 डेज, ठीक, समझ में आई इतनी सी बात। नाउ if the Rajya Sabha fails to return it within 14 days, it is deemed passed by both the houses। मतलब अगर 14 दिन से ज्यादा तक राज्यसभा से कोई एक्शन नहीं आ रहा है, कोई ना तो वो रिटर्न कर रही है ना कोई पास, रिटर्न तो वो कर ही नहीं सकती है, अगर वो नहीं आगे बढ़ा रही है उस चीज को, तो आफ्टर 14 डेज इट विल बी कंसिडर्ड व्हाट, इट विल बी कंसिडर्ड पास्ड बाय बोथ द हाउसेस। समझ में आई इसी बात। मतलब मनी बिल्स के मैटर्स में जो बहुत क्रूशियल बिल्स होते हैं हमारे इंडिया के लिए, हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए, ठीक है, हमारी पॉलिटी के लिए, तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट बिल्स होते हैं ना, इनको हम मनी बिल्स में डाल देते हैं, ठीक है। और मनी बिल है या नहीं है कौन डिसाइड करता है, इट इज डिसाइडेड बाय द स्पीकर हिमसेल्फ, ओके। सो दिस इज द पावर ऑफ राज्यसभा इन द केस ऑफ मनी बिल। अब राज्यसभा की पावर कम क्यों है यहाँ पर, मैं ब्रीफली बता देती हूँ। क्योंकि लोकसभा क्या है, लोकसभा इज द हाउस ऑफ पीपल, वहां पर लोग डायरेक्टली इलेक्ट होकर जा रहे हैं, ठीक है, वहां के जो मेंबर्स है वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट होकर जा रहे हैं, तो वो लोगों के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ठीक है। इसलिए लोकसभा की पावर यहाँ पर ज्यादा है और राज्यसभा की पावर यहाँ पर क्या है, कम है। Then we come to the financial bills, article 117. It deals with what? It deals with your fiscal matters, but are distinct from money bills, ठीक है। फिजिकल मैटर्स से डील करते हैं लेकिन मनी बिल्स से अलग होते हैं, ठीक है। मनी बिल्स आर व्हाट, they are also dealing with financial matters, but over here the main aim, the core aim is what, is very important, okay। Here only financial matters are not there, financial matters के साथ में उसका कुछ और कोर एम भी हो सकता है, जो कि इंडिया के लिए, जो इंडिया एज अ नेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। आई होप यू अंडरस्टूड। आर्टिकल्स कौन कौन से हैं हमारे, ऑर्डिनरी बिल्स का 107, ठीक है, मनी बिल्स का 110, ओके, सॉरी हाँ, या मनी बिल्स का 110 एंड योर फाइनेंशियल बिल्स का 117, ओके। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। नाउ अब हर साल हमारी पार्लियामेंट जो है, जितने भी उस पूरे एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर कामकाज होने वाले हैं, उसके लिए एक बजट पास करती है, ओके। इट इंट्रोड्यूसेस अ बजट एंड देन दैट बजट इज debated and discussed and then that budget it is passed in the parliament, ठीक है। अभी जो बजट का सेशन होता है, ये बहुत क्रूशियल सेशन होता है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि पूरे साल में जितनी भी एक्टिविटीज होने वाले हैं, डेवलपमेंटल वर्क्स होने वाले हैं, ऑल ऑफ दोस वर्क्स डिपेंड ऑन दिस बजट, और इस बजट के अंदर वो सब चीजें मेंशन होती हैं, ठीक है। बजट आपका राजस्थान का बजट हो या फिर इंडिया का बजट हो, दोनों बजट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट। सो यू शुड नो दैट हाउ दीज थिंग्स हैपन, ठीक है। Article 112, it mentions what? It mentions your budget. Budget as such नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बजट की जगह? Annual financial statement. The budget word is not used in the constitution. What is used? Annual financial statement. Okay? क्या देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, that what terminology is used? Annual financial statement. Budget is called what? Annual financial statement. So now if there is a question that the word budget is defined in the Constitution of India, so it is wrong. Why? Because budget तो mentioned भी नहीं है, क्या mentioned है? Annual financial statement, right? Now charged expenditures. Charged expenditure मतलब it includes the salaries of president, speaker, judges and CAG. These are what? These are non-votable by parliament, ensuring the independence of these constitutional authorities. मतलब जो भी सैलरीज होती है किसकी, प्रेसिडेंट की, स्पीकर की, जजेस की या फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की,
वो क्या होती हैं, दे आर व्हाट, चार्ज एक्सपेंडिचर, मतलब उनकी जो सैलरी है वो फिक्स्ड है, ठीक है, और वो बजट के थ्रू पास नहीं होंगी, ठीक है, वो बजट के थ्रू पास नहीं होंगे, वो ऑलरेडी चार्ज्ड एक्सपेंसेस हैं, उनके ऊपर पार्लियामेंट का वोट नहीं होगा, पार्लियामेंट वोट देकर उसको कम ज्यादा नहीं कर सकती है, ठीक है। सो पार्लियामेंट वोट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर these people's salary because it is what it is, it comes under your charged expenditure। कि इससे क्या इंश्योर होगा, अब पार्लियामेंट के हाथ में ही नहीं है इनकी सैलरी, पार्लियामेंट रोक नहीं सकती इनकी सैलरी, तो ये और ज्यादा इंडिपेंडेंटली काम करेंगे पार्लियामेंट के, यस और नो, ये अपना अपना खुद का दिमाग लगाकर काम करेंगे, यस और नो। सो दिस इज द रीजन व्हाई देयर सैलरी इज व्हाट, इट इज अ चार्ज्ड एक्सपेंडिचर, ठीक है। नाउ व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ एनैक्टमेंट इट, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले बजट को पेश किया जाएगा, बजट विल बी प्रेजेंटेड, ठीक है, फिर उसके ऊपर क्या होंगे, बहुत सारे डिबेट्स और डिस्कशंस होंगे, देखो लिखा हुआ है ना यहाँ पर, इट इंक्लूड्स प्रेजेंटेशन, सबसे पहले पेश किया जाएगा, प्रेजेंट किया जाएगा, देन जनरल डिस्कशन, फिर जनरल डिस्कशन होगा कि भाई ये प्रावधान, ये इस तरीके के हम लोग वो लेके आने वाले हैं, डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स लेकर आने वाले हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल इनिशिएटिव्स लेकर आने वाले हैं, हम फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी में ये करने वाले हैं, फील्ड ऑफ सोशल वेलफेयर में ये करने वाले हैं। सो दीज आर व्हाट, दीज आर द अनाउंसमेंट्स व्हिच आर मेड, ओके। देन इन अनाउंसमेंट्स के ऊपर जो भी बजट पेश किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, उसके ऊपर बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं, जनरल डिस्कशन होता है। फिर उसके बाद में जो पार्लियामेंट की डिपार्टमेंटल कमिटीज होती हैं, 24 डिपार्टमेंटल कमिटीज होती हैं, उनसे क्या हो जाती है, उनसे स्क्रूटिनी करवाई जाती है, क्या करवाई जाती है, प्रॉपर डिटेल्ड स्क्रूटिनी करवाई जाती है इन 24 पर्टिकुलर डिपार्टमेंटल कमिटीज के द्वारा, ठीक है। क्योंकि देखो पार्लियामेंट के अंदर सिर्फ डिस्कशन हो सकता है, लेकिन उस पर्टिकुलर प्रोविजन को अच्छे से पढ़ने के लिए, डीपली इन डेप्थ पढ़ने के लिए आपको डिपार्टमेंटल कमिटीज की जरूरत होती है, जहां पर कुछ एक्सपर्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। सो scrutiny by 24 departmental committees is done, ठीक है, and then what is done, voting on demands for grants, and it is the exclusive privilege of the Lok Sabha, मतलब जो भी डिमांड आती है ग्रांट्स की, ठीक है, कि भाई इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को इन पर्टिकुलर कामों के लिए इतना पैसा चाहिए, फिर उसके ऊपर वोटिंग होती है, ठीक है। जो भी डिमांड है ग्रांट्स की पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स के द्वारा, उनके उनके उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए क्या होती है, वोटिंग होती है कि भाई इतना पैसा इनको दिया जाना चाहिए या फिर नहीं दिया जाना चाहिए, क्या इतना पैसा रिक्वायर्ड है इनके इस काम के लिए, तो उसके ऊपर वो होता है, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है आपका अप्रोप्रिएशन बिल, ठीक है, मतलब that no money can be withdrawn from the consolidated fund of India except under appropriation made by law, मतलब जैसा लॉ के द्वारा अप्रोप्रिएशन हुआ है उसके अलावा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई भी और पैसा नहीं निकाला जा सकता, समझ गई बात, मतलब ऐसा नहीं है कि जिसकी मनाई उसने पैसा निकालवा लिया वहां से, नो, इट इज the money which is only appropriated by the law, it is which is appropriate as per the law, only that money can be taken from the consolidated fund of India, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आप सब लोगों को किस तरीके से होता है ये। now we come to certain motions of the parliament, ठीक है। और एक और चीज होती है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि हमने हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर भी पढ़ा था, दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, राइट। सो सबसे पहला क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है किसको, लोकसभा को। कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 75, मतलब क्या बोल रहा है ये कि भाई जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो ऑफिस में कब तक रहेगी, दे विल स्टे इन द ऑफिस ओनली एज लॉन्ग एज दे एंजॉय मेजॉरिटीज कॉन्फिडेंस, जब तक लोकसभा का कॉन्फिडेंस उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में है तब तक ही वो ऑफिस में रहेंगे। अगर जिस दिन उनका कॉन्फिडेंस लूज हुआ, नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, वैसे ही क्या हो जाएगा, if they lose their majority then the government will have to fall, the council of ministers will eventually fall, ठीक है। समझ में आई कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। नाउ दूसरा हमने अभी डिस्कस किया, नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ लोकसभा के अंदर मूव किया जा सकता है, क्यों, क्योंकि लोकसभा के अंदर ही लोगों की मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट बैठी है, ठीक, समझ में आई तीसरी बात। नाउ कैन बी मूव्ड ओनली इन द लोकसभा,
against the entire council of ministers. It requires the support of 50 members for admission. मतलब मूव करने से पहले 50 लोगों का उसको समर्थन होना चाहिए कि भाई 50 लोग ऑलरेडी बोल रहे हैं कि हाँ भाई हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, आप ये नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर दो पूरे हाउस के अंदर, तो तभी ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जा सकता है। और अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो सरकार गिर जाती है। ठीक, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? नाउ कम्स एडजर्नमेंट मोशन। एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है? दैट it draws what? It is used to draw attention to a definite matter of urgent public importance. It involves what? An element of censure and is therefore not permitted in the Rajya Sabha. Adjournment motion क्या होता है? जब भी कोई matter of public importance आता है साथ में सामने, तो उस चीज को क्या attention देने के लिए ये adjournment motion लाया जाता है। ठीक है, और इट इज नॉट परमिटेड इन द व्हाट? इन योर राज्य सभा, इट इज ओनली परमिटेड इन योर लोक सभा। समझ में आई इसी बात? आगे चलते हैं हम। नाउ आर्टिकल 249 देखो, राज्यसभा कैन ऑथराइज पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ये ऑलरेडी हमने देखा था लास्ट, यस और नो? लास्ट वाला जो हमने सेशन किया था उसमें हमने ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर ही ऑलरेडी देखा था। ठीक है, सो दिस इज व्हाट? दिस इज वन ऑफ योर व्हाट पावर्स, ठीक है, ऑफ योर पार्लियामेंट। तो वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स जो कि आपके 7th शेड्यूल में मेंशन्ड है, उनके ऊपर क्या बना सकती है? उनके ऊपर लॉज वो बना सकती है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हुम? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, स्पेशल पावर्स बता रहे हैं हम यहाँ पर राज्यसभा की। ठीक है, जो भी ज्वाइंट सिटिंग्स के अंदर, और ज्वाइंट सिटिंग्स के अंदर ज्यादा पावर किसके पास होगी? ऑब्वियसली जिसके मेंबर ज्यादा होंगे। मेंबर ज्यादा किसके हैं? लोकसभा के। ठीक है, बट देयर आर सर्टेन स्पेशल प्रोविजंस ऑफ राज्यसभा एज वेल। सबसे पहला क्या है कि आर्टिकल 249 के तहत क्या कर सकती है राज्यसभा? रेकमेंड कर सकती है कि भाई जो पार्लियामेंट है वो स्टेट लॉ, स्टेट सब्जेक्ट्स के ऊपर क्या बना दे? लॉ बना दे। Then Article 312, it can authorize the creation of new All India services. ठीक है, it can also authorize what? Creation of new All India services. Then removal of vice president. A resolution for removal of vice president must originate only in the Rajya Sabha. ठीक है, removal of vice president can only be originated in the Rajya Sabha. ठीक, समझ में आई इतनी सी बात? Then joint sitting हमने ऑलरेडी देखा था। Applicable for what? Ordinary and financial bills. They cannot be summoned for money bills or constitution amendment bills. ठीक है, मतलब ज्वाइंट सिटिंग किस किस के लिए हो सकती है? ऑर्डिनरी बिल्स और फाइनेंशियल बिल्स के लिए हो सकती है। मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के लिए ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है एज पर आर्टिकल 108। ठीक, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? नाउ मूविंग ऑन टू आवर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस अंडर आर्टिकल 105 क्या होते हैं? पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मतलब आप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो। ठीक है, आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने की वजह से आपको कॉन्स्टिट्यूशन कुछ प्रिविलेजेस देता है ताकि आप इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सको। ठीक, समझ में इतनी बात? आप अपना काम एफिशिएंटली कर सको। ठीक, इतनी बात समझ में आई? अब क्या क्या है, क्या क्या पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मिलते हैं? सबसे पहला, फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट, that no member is liable to court proceedings for anything said within the house. मतलब अगर कोई भी इंसान कुछ भी बोल रहा है घर के अंदर within the parliament, if any person is saying anything in the parliament, so that person is not liable to any court proceedings. ठीक है, absolute freedom of speech यहाँ पर दी गई है। ठीक, समझ में आई? freedom from arrest in civil cases during the session and 40 days before or after. मतलब जब भी सेशन पार्लियामेंट का चल रहा है तो उस दौरान सिविल केसेस से अरेस्ट के अंदर उनको क्या मिल जाएगी? प्रोटेक्शन मिल जाएगी। ठीक है, सेशन चल रहा है तब, सेशन से 40 दिन पहले और सेशन के 40 दिन बाद तक की उनको प्रोटेक्शन दी जाती है, सो दैट उनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं, उसका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हमारे पार्लियामेंट के अंदर हो सके। ठीक है, नाउ दीज वर व्हाट? दीज वर इंडिविजुअल प्रिविलेजेस। अब हम आते हैं कुछ कलेक्टिव प्रिविलेजेस के ऊपर। द राइट टू पब्लिश प्रोसीडिंग्स एंड द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट और ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। मतलब इनके पास पावर है क्या करने का? प्रोसीडिंग्स को पब्लिश करने का, और अगर इनका
प्रिविलेज जो है वो कोई ब्रीच करता है तो उसके अगेंस्ट भी वो लोग क्या कर सकते हैं, दे कैन सीक रिड्रेसल फॉर दैट. ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, आगे चलते हैं हम. क्या बोल रहा है, क्रूशियल एक्सक्लूजन, द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस डू नॉट एक्सटेंड टू द प्रेसिडेंट डिस्पाइट हिज बीइंग पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट्री जो प्रोसीजर्स हैं, पार्लियामेंट्री जो प्रिविलेजेस हैं, वो प्रेसिडेंट को एक्सीड नहीं करते हैं. ठीक है, दे आर नॉट ऑफ द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट की अपने अलग से प्रिविलेजेस हैं, ठीक है, जो कि प्रेसिडेंट और गवर्नर्स को मिलते हैं. पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस में प्रेसिडेंट का कोई कहीं पर रोल या काम नहीं है. ठीक है, आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं. अब इतना आप लोगों को समझ में आया जो जो चीजें हमने पढ़ी हैं पार्लियामेंट के बारे में, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स के बारे में. ठीक है, कौन कौन से मोशंस होते हैं वहां पर, ठीक है, कौन से सेशंस होते हैं वहां पर. मेजरली कितने सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के, मेजरली 3 सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के. ठीक है, फर्स्ट इज योर विंटर सेशन, मॉनसून सेशन और बजट सेशन. बजट सेशन से मोस्टली चीजें स्टार्ट होती हैं, राइट. सो आप लोगों ने ओवरऑल पूरा जिस्ट ले लिया है पार्लियामेंट का इन 2 क्लासेस के अंदर. अब हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस. सबसे पहले कुछ पीवाईक्यूज देख लेते हैं. व्हाट आर सम पीवाईक्यूज रिलेटेड टू योर पार्लियामेंट. ऑलराइट, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. या the first question says that which one of the following statement is not correct regarding your no confidence motion. 2023 का क्वेश्चन है. now 27 no confidence motions, 9 confidence motions have been moved till August 15, 2023. Absolutely correct. और अभी तक भी, even till today, only 27 no confidence motions and 9 confidence motions have been moved. ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट देख लेते हैं. लाल बहादुर शास्त्री फेस द मोस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशंस पर ऑफिस ईयर. नो, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. लाल बहादुर शास्त्री से ज्यादा किसने फेस किए हैं? यू विल नॉट बिलीव बट या, इंदिरा गांधी, शी फेस्ड मोर नॉन कॉन्फिडेंस मोशंस, अराउंड 15 नो कॉन्फिडेंस मोशंस. बट लाल बहादुर शास्त्री ने भी फेस किए, बट हिज वाज नॉट द मोस्ट. मोस्ट बोल रहा है ना ये, मतलब मैक्सिमम पर ऑफिस ईयर नहीं, इसके मैक्सिमम नहीं थे. Whose was maximum? It was Indira Gandhi. The member who wants to move no confidence motion give notice to the speaker of the Lok Sabha in writing. Absolutely correct. Plus there should be a recommendation of 50 people as well, right? No confidence motion can be moved only in Lok Sabha. Absolutely correct. तो wrong statement कौन सी है हमारी? हमारी wrong statement है statement number 2. All right, आगे चलते हैं हम next की तरफ. Consider the following statements. The Lok Sabha elections of 1989 marked the end of what political scientists have called the end of Congress system. बिल्कुल सही बात है ये. जब 1989 के इलेक्शंस हुए थे, जब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि कांग्रेस को क्या कंप्लीट मेजॉरिटी नहीं मिली थी, पहली बार ऐसा हुआ था. ठीक है, और फिर किसने गवर्नमेंट बनाई थी? वीपी सिंह ही फॉर्म्ड द गवर्नमेंट इन योर 1989 इलेक्शंस. फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. और इसको जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बोला था? इट वाज कॉल्ड एज द एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम. ठीक है, नाउ Indian National Congress emerged as the single largest party in the 1989 Lok Sabha elections. This statement is also absolutely correct. अब आप सोचोगे कि मैडम ऐसे कैसे हो रहा है ये तो दोनों स्टेटमेंट्स कॉन्ट्राडिक्टरी हैं. कॉन्ट्राडिक्टरी है अगर हम इसको ब्रॉडर सेंस के अंदर देखते हैं तो. ठीक है, यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि 1989 में एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम आया. क्यों? क्योंकि कंप्लीट मेजॉरिटी नहीं आई थी. ठीक, कंप्लीट मेजॉरिटी जैसे पहले मिल रही थी ना कि भाई क्लीन स्वीप हो रहा है पूरा, कांग्रेस नहीं आया था. इस बार कांग्रेस को कितनी मिली थी? सिर्फ 197 सीट्स मिली थी इनको. ठीक है, तो सिर्फ 197 सीट्स मिली थी. बट स्टिल दिस वाज द लार्जेस्ट बाय एनी सिंगल पार्टी. एंड इवेंचुअली वीपी सिंह की कोलिजन गवर्नमेंट बनी थी आपके 1989 के इलेक्शंस के बाद में. सो योर first statement is correct and second statement is also correct. So both 1 and 2 are correct. ठीक है, समझ में आ गई बात? आगे चलते हैं हम.
नाउ एक और प्रीवियस क्वेश्चन देख लेते हैं. अंडर रूल 377 ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा, what is the maximum number of matters that can be raised by members in one day? So how many matters can be raised in one day? It is 20 matters. अभी हमने देखा था ना, as per rules 377. अब now we will see certain expected questions. Okay, what we'll see certain expected questions that can be expected this year. The concept of charge expenditure primarily ensures what? अभी हमने देखा था चार्ज एक्सपेंडिचर मतलब जो कि नॉन वोटेबल है बाय द पार्लियामेंट, जिसके अंदर फिर पार्लियामेंट कोई भी रिडक्ट मतलब चेंज नहीं कर सकती है, रोक नहीं सकती है. तो वो क्या इंश्योर करेगा? इंडिपेंडेंस ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज. राइट, मूविंग ऑन. Consider the following statements regarding your parliamentary privileges. They are available to members and committees of the parliament. क्या बोल रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट? That the parliamentary privileges, they are available to whom? They are available to members and committees of the parliament. Absolutely correct. They extend to president as part of the parliament? No. अभी हमने देखा था they do not extend to the president. हमने देखा था ना अभी. Then they include the right to punish for contempt. Absolutely correct. Yes or no? अभी हमने देखा था that if their parliamentary privilege is breached, so they include what? The right to punish. First and third statement are correct. So our correct option will be option number A. That is 1 and 3 only. So this was the end of your parliament topic, and I hope that major things which were there in your parliament are covered. And जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं और जो हमने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखे हैं उससे और कॉन्सेप्ट के अंदर आपकी क्लैरिटी आ गई होगी. एंड दैट दिस पर्टिकुलर टॉपिक पार्लियामेंट से हमने लास्ट क्लास में भी देखा था और अभी भी हमने देखा काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं. सो दिस टॉपिक बिकम्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. सो इसको और अच्छे से आप लोग को ब्रश अप करना है. जस्ट गो टू आवर ऐप, वहां पे जाके और क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हो आप. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे एंड वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन विद अ न्यू टॉपिक. टिल देन keep studying hard, keep working hard, and all the very best for your preparation. Thank you so much.